आज हम पढ़ेंगे कास्टिव वर्ब्स के बारे में। इसको हिंदी में करणीय क्रिया कहते हैं या निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें जो कास्टिव वर्ब होती हैं वो मुख्य रूप से गेट है, मेक है, हैव है, लेट है और हेल्प है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि कास्टिव वर्ब किसे कहते हैं। जब सब्जेक्ट काम को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तब वहां पर उस क्रिया को, मेन वर्ब को हम कास्टिव वर्ब कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। सब्जेक्ट जब किसी काम को स्वयं न करके दूसरे के द्वारा करवाता है तो वहां पर कास्टिव वर्ब होता है। तो हर उस क्रिया को हम कास्टिव वर्ब कह सकते हैं, जिसका हिंदी करणीय क्रिया होता है या निमित्तार्थक क्रिया होता है। तो इसमें सबसे पहले मेक और गेट के बारे में आप जानेंगे। इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज हैं, इसके बारे में आप समझोगे। तो सबसे पहले मैं मेक बताता हूं आपको। बाई यूजिंग फोर्स आर पावर टू गेट समवन टू डू समथिंग। किसी को कुछ करने के लिए बाध्यता या शक्ति प्रदर्शन किया जाए तो वहां पर हमें मेक लगाना होगा। किसी को कुछ करने के लिए हम अगर बाध्य करें या शक्ति प्रयोग करें तो उसके लिए हमें मेक का प्रयोग करना होता है। चलिए समझते हैं। पिकनिक पर जाने से पहले मैंने अपना सारा बचा कुचा काम अपने मित्र से पूरा करवा लिया, तो यहाँ पर जबरदस्ती उससे काम अगर माना करवाया गया तो फोर्स का यूज किया गया, तो इसके लिए हमें मेक का प्रयोग करना होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन है। पिकनिक पर जाने से पहले, तो यहाँ पे से पहले की अंग्रेजी बिफोर लिखेंगे। इन चीज़ों को चाहे तो वाक्य के अंत में भी लिख सकते हैं, बिफोर। और यहाँ जाना, तो जाना की अंग्रेजी गो होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। बिफोर गोइंग, प्रीपोजिशन के बाद क्रिया में एनजी जुड़ जाता है, मतलब वो जीर्ण बनता है। बिफोर गोइंग कहाँ? पिकनिक पर, ऑन पिकनिक। बिफोर गोइंग ऑन पिकनिक यानी पिकनिक पर जाने से पहले। मैंने अपना सारा बचा कुचा काम अपने मित्र से पूरा करवा लिया, तो यहां पर पूरा किसने करवाया? मैंने। लेकिन काम किसी दूसरे से करवा रहे हैं। पूरा करवा लिया, काम को किसी दूसरे से करवा रहे हैं, अपने मित्र से करवा रहे हैं, और इसमें फोर्स, जबरदस्ती वाला काम हुआ होगा, तो इसके लिए हमें मेक का प्रयोग करना होता है। अगर वहां पे फोर्स या पावर है, किसी को कुछ करने के लिए फोर्स या पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर मेक का यूज करिए। ठीक है, तो करवा लिया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड हो जाएगा। किसने पूरा करवा लिया? मैंने, यानी आई। करवा लिया यानी मेड। ठीक है, आई मेड, यही है कास्टिव वर्ब। आई मेड यानी करवा लिया, पूरा करवा लिया। आई मेड किससे पूरा करवा लिया? अपने मित्र से। पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, आई मेड माई फ्रेंड। ठीक है, सामान्य तौर पर जैसे आप टेंस बनाते हो उसी तरह बनाना है इसको। मैंने पूरा करवा लिया, आई मेड माई फ्रेंड। अब उसके बाद इसमें एक क्रिया और लिखना पड़ेगा, पूरा करवाना। मतलब इसमें दो क्रिया लिखी जाएगी, जिसमें एक मेन जो वर्ब होगी वो मेक के तौर पर लिखी जाएगी। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये पूरा करना जो क्रिया है इसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिख देंगे। मेक के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लगता है, कंप्लीट टू नहीं लगता है इसमें, ये भी बेयर इन्फिनिटिव है एक हिसाब से। आई मेड माई फ्रेंड कंप्लीट, पूरा करवा लिया क्या? अपना सारा बचा खुचा काम। आई के साथ अपना कीजिए माई, बचा खुच सारा माई रिमेनिंग, सारा बचा खुचा की अंग्रेजी रिमेनिंग हो जाएगा। ठीक है, आल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमेनिंग का मतलब पूरा हो गया, बचा खुचा जितना भी काम था। माई रिमेनिंग काम यानी टास्क। तो जब हम किसी को कुछ करने के लिए पावर या फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तब वहां पर कास्टिव वर्ब होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब सब्जेक्ट किसी दूसरे से काम को करवाता है तो वो जो क्रिया होती है वो कास्टिव वर्ब हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले आप मेक पढ़ रहे हो। बिफोर गोइंग ऑन पिकनिक आई मेड माई फ्रेंड कंप्लीट माई रिमेनिंग टास्क, ये बन गया।
इसको देखते हैं, मैं अपने बच्चों से उनकी मम्मी की अनुपस्थिति में उनके गंदे कपड़े धुलवा दूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट है, कौन धुलवाएगा? मैं। लेकिन काम किसी दूसरे के द्वारा कराया जा रहा है, तो अगर उसमें शक्ति या बल का प्रयोग किया जा रहा है तो मेक का यूज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, पावर या फोर्स है, फोर्स करके उनको धुलवाएंगे। तो इसको बनाइए, अपने बच्चों से उनकी मम्मी की अनुपस्थिति में। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, ये उनकी मम्मी की अनुपस्थिति में। ये चाहे तो शुरुआत में भी लिख सकते हैं कॉमा लगाकर, या लास्ट में भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पे लिखा है, इसको लास्ट में कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले इसको बनाएंगे, मैं अपने बच्चों से उनके गंदे कपड़े धुलवा दूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, इसको लिख देंगे आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया विल लगेगा, क्योंकि दृढ़ता सूचक वाक्य है ये, आई विल। तो यहाँ पे धुलवा दूंगा मेन वर्ब के रूप में लिखेंगे मेक, तो यही कास्टिव वर्ब है, आई विल मेक। फिर किससे धुलवाऊंगा? अपने बच्चों से, तो यहां पर माई चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई चिल्ड्रन, और उसके बाद जो ये क्रिया होगी उसको हम लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, यानी वास। मेक के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, आई विल मेक माई चिल्ड्रन वास, यानी धुलवा दूंगा। फिर क्या धुलवा दूंगा? उनके गंदे कपड़े, उनके की अंग्रेजी देयर, क्योंकि प्लूरल के साथ देयर लगता है। गंदे यानी डर्टी, कपड़े यानी क्लॉथ्स। तो आई विल मेक माई चिल्ड्रन वॉश देयर डर्टी क्लोथ्स। अब यहां पे जो क्रिया है मेक, यही कास्टिव वर्ब है, और इसके अतिरिक्त जो एक क्रिया आती है एडिशनल, वो जो क्रिया है वो ऑब्जेक्ट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखी जाएगी। आई विल मेक माई चिल्ड्रन वॉश देयर डर्टी क्लोथ्स। अब ये जो उनकी मम्मी की अनुपस्थिति में, तो मैं यहां पर लिखेंगे इन। अनुपस्थिति पहले लिख देंगे अब्सेंस, इन अब्सेंस ऑफ, यहां पर की अंग्रेजी ऑफ हो जाएगा। उनकी मम्मी, उनकी की अंग्रेजी देयर, और यहां पर लिख देंगे मॉम। तो ये बन गया आई विल मेक माई चिल्ड्रन वॉश देयर डर्टी क्लोथ्स इन अब्सेंस ऑफ देयर मॉम। यहां पर बार बार एक ही गलती करने के कारण शिक्षक ने छात्र को डेस्क पर खड़ा कर दिया। तो यहां भी कास्टिव वर्ब है। देखो, शिक्षक ने उसको डेस्क पर खड़ा किया, तो वो इसमें यहां पर प्रयोग क्या हुआ है? फोर्स या पावर प्रयोग हुई है। तो फोर्स या पावर प्रयोग करने के लिए कास्टिव वर्ब में हमेशा में एक लगाते हैं। इसको बना देंगे। यहां पर एक प्रीपोजिशन है, बार बार एक ही गलती करने के कारण की अंग्रेजी ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। तो यहां पर हमने प्रीपोजिशन लिखा ड्यू टू, प्रीपोजिशन आगे आ जाता है ड्यू टू। अब बार बार एक ही गलती करने, पहले वर्ब लिखेंगे ड्यू टू मेकिंग। मेक ए मिस्टेक माने होता है गलती करना, तो ड्यू टू मेकिंग द सेम मिस्टेक। द सेम मतलब एक ही, मिस्टेक मतलब गलती। ड्यू टू मेकिंग द सेम मिस्टेक, बार बार की अंग्रेजी फ्रीक्वेंटली या अगेन एंड अगेन। तो ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट आगे कॉमा लगा के लिख दिया जाएगा, ड्यू टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। अब ये बनाएंगे, शिक्षक ने एक छात्र को डेस्क पर खड़ा कर दिया। किसने खड़ा कर दिया? शिक्षक ने, द टीचर। फिर यहां पर ये पास्ट रिफिट है, तो मेक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड। द टीचर मेड। किसको खड़ा कर दिया? एक छात्र को, ए स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर काम दूसरे के द्वारा कराया गया है। तो द टीचर मेड ए स्टूडेंट। अब यहां पे जो मेन वर्ब है खड़ा करना, वो लिखेंगे स्टैंड। स्टैंड ऑन द डेस्क, ऑन द डेस्क। तो यहां पर शिक्षक ने एक छात्र को मेज पर खड़ा किया, तो खड़ा होने वाला जो काम है वो छात्र करेगा। मतलब काम, सब्जेक्ट तो है लेकिन काम किसी दूसरे के द्वारा कराया गया है। तो इसी तरह से वो क्रिया जिसमें काम को सब्जेक्ट किसी दूसरे से कराता है, वो सारी क्रियाएं कॉस्टिव वर्ब हो जाती हैं। जिसमें बाध्यता या पावर का बोध होगा तो आपको मेड का यूज करना है टेंस के अनुसार, और मेक के बाद
ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया ड्यू टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन द टीचर मेड ए स्टूडेंट स्टैंड ऑन द डेस्क। ठीक है, तो इस तरह से मेक आप लगाओ। अगर फोर्स या पावर का प्रयोग है किसी को कुछ कराने के लिए, फोर्स या पावर का प्रयोग है तो मेक का यूज करो। अब आते हैं गेट पर। बाय ट्रिकिंग और कन्विंसिंग समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को अगर कन्विंस किया जाए या ट्रिक किया जाए तो उसके लिए आपको गेट का प्रयोग करना है। किसी को आप बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कुछ करने के लिए, आप ट्रिक चल रहे हैं, चाल चल रहे हैं कुछ करवाने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको गेट का यूज करना होगा। बिना अधिक प्रयास के उसने अपने शिक्षक से अपना ग्रेड बदलवा लिया, तो यहाँ पर फोर्स नहीं किया होगा, पावर यूज नहीं किया होगा, यहाँ पर कन्विंस किया होगा, करने के लिए कन्विंस किया होगा, बहलाया होगा, फुसलाया होगा। तो इसके लिए आपको गेट का यूज करना होता है। तो देखो, बिना अधिक प्रयास के बिना की अंग्रेजी विदाउट लिख देंगे, चाहो तो प्रीपोजिशन ही आगे हो जाएगा विदाउट। अब अधिक प्रयास यानी अधिक, मच एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, विदाउट मच एफर्ट्स। अब उसने अपने शिक्षक से अपना ग्रेड बदलवा लिया, यहां पर कन्विंसिंग जो है प्रक्रिया हो रही है, कन्विंस किया जा रहा है। तो किसने बदलवा लिया? उसने, यानी ही, ठीक, ही। अब यहां पे गेट लिखेंगे तो पास्ट में फिर टेंस है तो गेट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गॉट। ही गॉट, बदलवा लिया। किससे बदलवाया है? अपने शिक्षक से, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे हिज टीचर, जिससे बदलवाया गया होगा या जिससे काम कराया गया होगा, अगर हम उसको गेट के बगल में लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद तब क्रिया लिखते हैं तो एक्टिव वॉइस हो जाएगी। और अगर पैसिव वॉइस लिखना है तो इसके बाद पैसिव वॉइस हम बताएंगे, पहले आप एक्टिव वॉइस समझिए। तो विदाउट मच एफर्ट्स ही गॉट हिज टीचर, ठीक। अब गेट के साथ जो दूसरी क्रिया होगी बदलवाना, वो टू से बनेगी, उसमें टू लगेगा, यानी इंफिनिटिव बनाएंगे। ही गॉट हिज टीचर टू चेंज, क्या चेंज? अपना ग्रेड, यानी हिज ग्रेड। इसको पहले समझने की कोशिश करो। उसने अपने शिक्षक से अपना ग्रेड बदलवा लिया, किसने बदलवाया? उसने ही लिखे। फिर उसके बाद गेट लिखेंगे क्योंकि कन्विंसिंग है, कन्विंस किया जा रहा है, ही गॉट। फिर जिससे करवाया जा रहा है काम वो लिखा जाएगा, गॉट हिज टीचर। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको टू लगा के लिखेंगे, यानी फुल इन्फिनिटिव के साथ, ही गॉट हिज टीचर टू चेंज हिज ग्रेड। अब इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। ये एक्टिव वॉइस है, उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। तो उसमें क्या करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है निर्जीव जिसमें है वो इधर कर देंगे, और ये वाला जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसको उधर कर देंगे, लेकिन तब क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। ऐसे समझिए, ही गॉट हिज ग्रेड चेंज्ड बाय हिज टीचर। तब यहां जो हिज टीचर है वो पीछे चला जाएगा। इसको अभी मैं इस सेंटेंस में आपको बता रहा हूं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप, वीडियो आफ्टर वीडियो हर चीज सही से जान जाओगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस पे। अपना फटा कोट सिलवा लो, ठीक है। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। अपना फटा कोट सिलवा लो, कौन सिलेगा पता नहीं, कोई है नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? पहली बात तो इंपरेटिव सेंटेंस, अपना फटाकोट सिलवा लो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में पहले क्रिया लिखते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया के रूप में हमें गेट लिखना होता है, गेट। फिर क्या सिलवा लो? अपना फटाकोट, योर टॉर्न, टॉर्न मतलब फटा, और यहां पर लिख देंगे कोट, गेट योर टॉर्न कोट। अब सिलवा लो, तो ये एक्चुअली पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं इस तरह से, टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अपना फटा कोट सिलवा लो, गेट योर टॉर्न कोट स्टिच्ड, ठीक है। तो अगर ये चीज पैसिव वॉइस है, काम को करने वाला कोई उपलब्ध नहीं है, तो पैसिव वॉइस में आपको गेट लिखना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है जो निर्जीव के रूप में आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। अगर कोई है जो उस काम को कर रहा है, जैसे सब्जेक्ट ग्रेड चेंज करेगा, कौन चेंज करेगा? टीचर चेंज करेगा। तो इसमें अगर ये
काम को करने वाला कोई है तो वर्ब को टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। अगर नहीं है तो फिर उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं इस सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए समझते हैं। मैं कक्षा में तुम्हें अंग्रेजी के शिक्षक से पिटवाना चाहता हूं। यहां पे जो पॉजिटिव वर्ब है वो ये है पिटवाना, वो एक्चुअली इन्फिनेटिव के रूप में आ गया है पिटवाना। आई फिर चाहता हूं यानी वांट। अब यहां ये कास्टिव वर्ब है, इसमें लगाएंगे टू गेट। आई वांट टू गेट। फिर किसको पिटवाना चाहता हूं? तुम्हें। ये चीज पहले लिखा जाएगा, आई वांट टू गेट यू। ठीक, अब हम इसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं। आई वांट टू गेट यू। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बीट, उसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन। आई वांट टू गेट यू बीटन। अब अंग्रेजी के शिक्षक से, दूसरे के द्वारा काम हो रहा है तो यहां पे से की अंग्रेजी बाय लिखेंगे। आई वांट टू गेट यू बीटन बाय इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर। तो आई वांट टू गेट यू बीटन बाय इंग्लिश टीचर, इस तरह से ये बनेगा।